नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी के अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा चिंतन का और ये अपना 26वां टॉपिक है। साथियों, इससे पहले 25 टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूँ। यूनिट 1 के सारे टॉपिक हो गए और यूनिट नंबर 2 में भी बस और आपके टोटल 4 टेस्ट और बनेंगे। उसके बाद यूनिट 2 के भी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपन यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। ऐसे टॉपिक वाइज सारे टेस्ट मैं आपके लूँगा और सारे के सारे जो प्रश्न हैं साथियों इन टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज में वो सारे के सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और साइकोलॉजी के लिए पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही शानदार होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोगों को काफ़ी बार धीर सिंह धाबाई जी ने भी ये चीज़ बोली है और काफ़ी सारे लोग भी बोलते हैं। बहुत सही बात है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो साइकोलॉजी के लिए तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन का जो अपना टॉपिक, आज के टेस्ट का जो आपके मॉडल पेपर का जो टॉपिक है वो है चिंतन। और साथियों, चिंतन यानी थिंकिंग, इसके बारे में देखेंगे। टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके हिमाचल प्रदेश टेट में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। साथियों जरूर कीजिएगा। देखिए, भाषा चिंतन पर आधारित होती है, यह किसने कहा। भाषा जो है वो चिंतन पर आधारित होती है, यह किसने कहा है। 1 वाइगोत्स्की ने, 2 पियाजे ने, 3 वाटसन ने या 4 बेरोन ने। तो भाषा चिंतन पर आधारित होती है, ऐसा किसने कहा साथियों? जीन पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। दूसरा आपका प्रश्न है चिंतन क्या है। चिंतन क्या है? ऑप्शन 1 है प्रतीकों का प्रयोग, 2 भाषा का प्रयोग, 3 प्रत्याक्षिक प्रक्रिया या 4 संप्रत्यय अधिगम। तो देखिए साथियों, चिंतन क्या, आपका प्रतीकों का प्रयोग करना ही क्या है चिंतन है। बहुत अच्छे से बताया है मैंने। चिंतन का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से बताया है और ये रीट लेवल 2 में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 2016 की रीट में ये प्रश्न आया है साथियों, तो इसको भी कीजिएगा कि चिंतन क्या। बहुत सिंपल प्रश्न है वैसे, लेकिन रीट 2016 में आया हुआ प्रश्न और बहुत सही प्रश्न है। तो प्रतीकों का प्रयोग जो है वही क्या है, चिंतन है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? 1 पूर्वानुभव, 2 भाषा, 3 तर्क और 4 आपकी समस्या। तो देखिए साथियों, चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ क्या है, ये साथियों 2016 में ये प्रश्न, ये भी 2016 में लेवल 1 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये लेवल 1 का प्रश्न है और ये वाला जो लेवल 2 का प्रश्न था। तो लेवल 1 में देखिए चिंतन से लेवल 1 में भी प्रश्न आया और वो उत्तर क्या होगा, समस्या होगा। साथियों, समस्या जब तक अपने सामने आएगी नहीं अपन चिंतन नहीं करते हैं। तो चिंतन प्रारंभ कब होता है? जब समस्या अपने सामने आती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? 1 चित्र, 2 प्रतीक एवं चिन्ह, 3 मांसपेशिक क्रियाएं या 4 भाषा। देखिए, जो सबसे कम महत्वपूर्ण चिंतन की क्रिया में वो आपका क्या होगा? देखिए, चित्र बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी चित्र को देख करके अपने को कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है। जैसे मैंने आपके सामने ये निशान बनाए, इस निशान को देख करके आपको या तो कोई चिकित्सक याद आएगा या कोई हॉस्पिटल याद आएगा या कुछ ऐसी एम्बुलेंस भी याद आ सकती है, कुछ और भी आपको, यानी पर्टिकुलर चित्र को देखने के बाद अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता है। इसी प्रकार प्रतीक एवं चिन्ह, कोई भी चिन्ह, जैसे मतलब अपन इस प्रकार का निशान लगाएं तो अपन बोल देंगे कि ये बराबर का निशान है। तो प्रतीक एवं चिन्ह को देख करके भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ आते हैं। और भाषा, निश्चित रूप से चिंतन के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है साथियों। अपन अगर चिंतन बिल्कुल चुपचाप बैठे कर रहे हैं तब भी अपन मन मन में बोलते रहते हैं ना। तो ये आपकी क्या, भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इसमें चिंतन में। लेकिन यहाँ पे जो मांसपेशिक क्रियाएं हैं उनका जो है वो बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण कभी कभी होती हैं। कुछ लोग चिंतन करते करते पाँव को हिलाते रहते हैं, कुछ लोग हाथ को हिलाते रहते हैं, कुछ लोग हाथ को ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं, एक प्रकार से पेन अगर हाथ में हो तो उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो हालांकि क्रियाएं, मांसपेशिक क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन बहुत सबसे कम महत्वपूर्ण जो माना है तो वहाँ पे उत्तर नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया है आपका, ये आपका प्रश्न पूछा गया है साथियों आरटेट 2012 में। आरटेट 2012 का प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखिए और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है? रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है साथियों? उष्मायन है, सत्यापन है, तैयारी है या मूल्यांकन है? तो अंतिम चरण निश्चित रूप से क्या होगा, सत्यापन होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। साथियों, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न, 2019 में पूछा गया प्रश्न है
मध्य प्रदेश टेट में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है, तो वह आपका सत्यापन, ध्यान में रखिएगा इसको। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि मॉडल पेपर जो 27 अपना आएगा, जो कि कल आएगा साथियों, उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए सामने आएंगे यहाँ पे। छठा आपका प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? 1 स्थानिक चिंतन, 2 तर्क चिंतन, 3 दृश्य चिंतन या 4 मौखिक चिंतन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? मौखिक चिंतन। ठीक है, भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? तो मौखिक चिंतन का आधार होती है भाषा और विचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा इसका। सातवां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर यानी कि धीरे सीखने वाले का अभिलक्षण नहीं है, जो गुण नहीं है धीरे सीखने वाले का वो बताना है। यानी कि ध्यान की अल्प अवधि, 2 सीमित शब्दावली, 3 रुचि का सीमित प्रास और 4 है अमूर्त चिंतन। तो निश्चित रूप से साथियों जो धीरे सीखेगा उसमें अमूर्त चिंतन तो होगा ही नहीं, वो केवल मूर्त चिंतन ही कर सकता है, अमूर्त नहीं कर सकता। अमूर्त मतलब जो चीज़ अपने सामने नहीं है फिर भी उसका अपन चिंतन कर ले, वो चिंतन आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है साथियों। इसलिए जो स्लो लर्नर होते हैं, धीरे जो सीखते हैं, वो अमूर्त चिंतक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे निश्चित रूप से सही उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड MP फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, एक और MP टेट का प्रश्न आपके सामने है कि चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? 1 अभियोग्यता, 2 स्मृति, 3 तर्क और 4 अभिवृत्ति। तो देखिए साथियों, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? तो चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर आपका तर्क जो है वो आपका शामिल होता है, तर्क जो है वो आपका शामिल रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और ये भी MP टेट का प्रश्न है। अभियोग्यता, स्मृति और अभिवृत्ति ये हालांकि थोड़े शामिल होते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण तौर पे शामिल होगा चिंतन में वो आपका तर्क होगा। ठीक है, तर्क के आधार पर ही अपन बाद में चिंतन करते हैं। आगे बढ़िए, देखिए 9वां प्रश्न कि खालिस्तान में विचार मग्न ढंग से उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। 1 गहन चिंतन में, 2 अमूर्त अधिगम में, 3 अपसारी चिंतन में या 4 प्रतिबिंब में। तो देखिए साथियों, गहन चिंतन में विचार मग्न ढंग, देखिए विचार मग्न हो गया यानी कि गहन चिंतन हो रहा है, विचार मग्न है, विचारों में मग्न हो गया है, इसलिए यहाँ पे गहन चिंतन साथियों आएगा। ठीक है, विचार मग्न ढंग से उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन किस में शामिल होगा? गहन चिंतन में होगा। अपसारी चिंतन तो एक फैला मतलब सभी पक्षों को देख करके जो चिंतन किया जाता है वो अपसारी चिंतन आपका होगा। ठीक है, लेकिन अमूर्त चिंतन आप सब लोग जानते हो कि जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करें, लेकिन यहाँ पे विचार मग्न ढंग से हो रहा है तो गहन चिंतन इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न है, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न से संबंधित है? अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, मूल्यांकनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन। देखिए साथियों, सबसे अलग या हटकर जो चिंतन होगा वो होगा आपका अपसारी चिंतन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, यह भी MP टेट में आपके फर्स्ट ग्रेड MP संस्कृत का पेपर था उसमें आया हुआ प्रश्न है। अपसारी चिंतन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, देखिए भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। 1 अवधारणात्मक सोच, 2 गहन सोच, 3 तार्किक सोच और 4 है विश्लेषणात्मक सोच। तो भाषा किसके लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अवधारणात्मक सोच, इसमें भाषा की साथियों आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से अपने को गहन सोच हो, तार्किक सोच हो, विश्लेषण करने के लिए किसी चीज़ का विश्लेषण करें, तो इन तीनों चीज़ों में जो है वो भाषा के लिए भाषा की एक प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई अवधारणा अपन बना रहे हैं दिमाग में तो उसमें सबसे कम आवश्यकता पड़ेगी। यानी देखिए भाषा निम्न के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है, तो अवधारणात्मक सोच यहाँ पे आपका उत्तर होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है 12वां कि बौद्धिक अवधारणा किससे अधिक संबंधित है? यथार्थपूर्ण चिंतन से, सहज चिंतन से, तर्कसंगत चिंतन से या भावनात्मक चिंतन से? तो देखिए बौद्धिक अवधारणा की बात हो रही है, इसलिए देखिए बौद्धिक अवधारणा की बात होगी तो तर्कसंगत चिंतन। ठीक है, बौद्धिक अवधारणा अपने दिमाग से बातों को कहना, तर्क करना सही है ना, तो तर्क संगत जो चिंतन है वो आपका बौद्धिक अवधारणा से संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन
3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों, शब्दों की भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है? 1 वैचारिक चिंतन के लिए, 2 अवधारणात्मक चिंतन के लिए, 3 कल्पनाशील चिंतन के लिए या 4 शास्त्रीय चिंतन के लिए। तो देखिए शब्दों की भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे होगा आपका कल्पनाशील चिंतन। भाई शब्दों की भाषा क्या, भाई शब्द होने जरूरी थोड़ी है। भाई भाषा जो बिना शब्दों की दोनों की होती है। मन मन में अपन बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में बोल रहे हैं, तो वो भाषा जो वो अशाब्दिक भाषा है। अपन बोल रहे हैं तो वो आपकी भाषा हो जाएगी कौन सी? शाब्दिक भाषा। तो शब्दों की भाषा की अगर आवश्यकता जिसमें नहीं पड़ती एक प्रकार से, वो आपका कल्पनाशील चिंतन, यानी बिल्कुल अपन कल्पना उसमें करते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम। तो यहाँ पे साथियों आपका सिंपल सा हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्यों हो जाएगा? देखिए साथियों, पीआई का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है और विभिन्न प्रणालियों से ज्ञात करने के लिए बोला गया है। विभिन्न प्रणालियों से यानी कि भिन्न भिन्न तरीकों से एक चीज़ तक पहुंचने के अपने अलग अनेक रास्ते अपने को खोजने के लिए बोले गए हैं। तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, कौन सा चिंतन कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। 15वां आपका प्रश्न है कि किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अभिसारी, अलग सोच, अंतर्दृष्टि या परमार्थिक सोच। तो देखिए साथियों, किस प्रकार का चिंतन जो वो सृजनशीलता से संबंधित होता है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और बिल्कुल एमपी टेट का ही ये प्रश्न है। एमपी टेट में प्रश्न बहुत शानदार आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो अलग सोच, अलग हटकर सोचना जो है वो सृजनशीलता का एक एग्जाम्पल होता है। यानी कि सृजनशील व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति नए नए आविष्कार करे, नई नई क्रिएटिव चीज़ करे, वो होता है सृजनशील व्यक्ति। तो अलग सोच रखेगा तभी तो क्रिएटिव करेगा। तो अलग सोच का संबंध जो वो सीधा सृजनात्मकता से होता है। इसलिए ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है प्रेस कीजिएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और आज 9 बजे आने वाले साइंस के टेस्ट को भी ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत ही शानदार टेस्ट है आपके राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताबों पर, और 2019-20 में जो किताबें चला करती थी उनके ऊपर आधारित बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यक्रम से, बिल्कुल रीड के स्तर का और बिल्कुल उसी पैटर्न का 30 नंबर का आपका टेस्ट होगा और आपको निश्चित रूप से उससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं कि बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है? 1 लिपिकीय चिंतन, 2 स्थानिक चिंतन, 3 संगठनात्मक चिंतन या 4 बौद्धिक चिंतन। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा स्थानिक चिंतन, क्योंकि एक स्थान पे रखना, एक साथ रखना, स्थानिक चिंतन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा है। 17वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। दूसरी बात है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीसरा है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। और 4 छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। बहुत ही शानदार प्रश्न। और ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं साथियों? सीटेट में आते हैं। ये होते हैं अप्लाइड प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? प्रभावशाली शिक्षार्थी, मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र चिंतन वो कर सके, है ना। ऐसा शिक्षार्थी कैसे बनाया जा सकता है? तो एक संगठित तरीके से उसको जानकारी दी जाए और ताकि क्या हो, पुनः स्मरण करने में उसको आसानी हो। मैं यही करने की कोशिश करता हूँ साथियों। आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करवाता हूँ एक संगठित रूप से करता हूँ ताकि आप जब उसको रिवीजन उसका करें तो बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए वो चीज़ हो।
उसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका प्रश्न है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को एक उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन तो सीधा गलत ही हो गया। ठीक है। और पहले बात, ये पुरस्कार भी देना वेना कुछ नहीं है। पुरस्कार जहाँ पे आ गया ये मान लीजिएगा कि वो ऑप्शन लगभग आपका गलत ही होता है। आगे बात करें, व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, व्याख्यान के रूप में। और चौथा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। निश्चित रूप से व्याख्यान के रूप में व्याख्या से बेहतर है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली, संतुष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने का जो है वो गुण उसमें बच्चे में आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे साथियों आपका सही उत्तर रहेगा। देखिए, साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आते हैं सीटेट में, ये प्रश्न जो है वो भी, ये भी सीटेट का प्रश्न है। मतलब प्रश्न पढ़ा और चौथे ऑप्शन तक पहुँचते पहुँचते अपन प्रश्न को भूल जाते हैं कि प्रश्न क्या है। ये होते हैं साइकोलॉजी के अप्लाइड प्रश्न। ठीक है। तो उन लोगों से बचिए जो लोग आपको खुद बनावटी प्रश्न दे रहे हैं। इनको बोलते हैं आप जो है वो अप्लाइड प्रश्न, जिनको अपन बोलते हैं ना। और ऐसे वो प्रश्न बना भी नहीं सकते साथियों, बहुत एक्सपर्ट बैठते हैं तब बनते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, तो परीक्षा आपके मतलब पूर्व पेपर से कीजिए। आगे देखिए, 19वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करेगा। यानी किस प्रकार का प्रश्न जो है चिंतन की गहन प्रकार की शैली, चिंतन की गहन प्रकार की शैली कौन सी होती है। एक प्रकार से या तो गहन चिंतन मान सकते हैं अपन, या फिर अपसारी चिंतन जो है वो भी एक प्रकार का गहन चिंतन होता है ना। अपसारी चिंतन भी ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन 1 है, आधा का प्रतिलोम क्या होगा। तो ये तो सीधा सा प्रश्न पूछ लिया गया कि आधे का प्रतिलोम क्या होगा। 1/2 का प्रतिलोम पूछा है अपने को, सीधी सी बात है। 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा है न्यूनतम, यानी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अपन जानते हैं सब लोग, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो वो 2 होती है। सीधा उत्तर बता देगा। जहाँ पर सीधा उत्तर बता दिया जाए वहाँ पे किसी प्रकार के गहन चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तीसरा ऑप्शन क्या, देखिए, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध का प्रयोग होगा। आधी मात्रा में चाय बनाने तो आधे दूध का प्रयोग कर लेंगे। बड़ा सीधा सा उत्तर दे सकते हैं। अगला आपका चौथा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, ये देखिए कि योग व्यवकलन यानी घटाना का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। जोड़ व्यवकलन का विलोम होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। इसको बच्चे को बोल करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है। एक शब्द में उसका जवाब समाप्त नहीं हो सकता, उसको सोचना पड़ेगा, गहन विचार करना पड़ेगा साथियों उसको। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था और आया हुआ आपका सीटेट में। ठीक है। और 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 21 फरवरी 2016 को पेपर हुआ, उसमें यह प्रश्न आया। लेवल 1 में पेपर आया था, सीटेट में चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सॉरी, ये जो प्रश्न सीटेट में नहीं आया, सॉरी, ये प्रश्न आपका आया है एच टेट, हरियाणा टेट में आया हुआ साथियों, लेवल 1 में आया हुआ है। और 2019 का पेपर था 6 जनवरी 2019। ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा आप, बहुत ही शानदार प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 20वां आपका प्रश्न है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। 2 शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन 3 है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। 4 कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यानी शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, उनको क्या करना चाहिए, उनके चिंतन को समझने के लिए अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात तो यही रहेगी, ऑप्शन नंबर 3 जो सही रहेगा। देखिए, बच्चे ने गलती की, ठीक है, निश्चित रूप से गलतियां होती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। उसके बाद में अपने को देखना क्या कि बच्चे का चिंतन स्तर के, अपने को ये समझ सकते हैं उस चीज़ को देख करके। अपन ये समझ सकते हैं कि बच्चे ने गलती कहाँ की है, बार बार ये यही गलती क्यों कर रहा है, इसका मतलब इसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो अपन उसके चिंतन के स्तर को समझ पाएंगे वहाँ से। तो ऑप्शन 3 बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 21वां आपका प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से
है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक गतिविधि और मनोगतिक गतिविधि। तो देखिए साथियों, चिंतन जो है वो निश्चित रूप से एक क्या है आपका दिमागी खेल ही है, तो संज्ञानात्मक गतिविधि ही होगा। और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है जीन पियाजे का, उसमें भी उन्होंने जो वो इसका जिक्र किया है। और उन्होंने कहा भी है कि संज्ञानात्मक गतिविधि में जो है संज्ञानात्मक शक्ति का विकास अगर व्यक्ति करता है तो इस प्रक्रिया में वह किसका सहारा लेता है, चिंतन का सहारा लेता है। ऐसा जीन पियाजे ने भी अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कहा है। तो ऑप्शन 3 निश्चित रूप से यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। एक, चिंतन प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है। ठीक है, सूचना प्रक्रमण यानी प्रक्रिया है। प्रक्रमण का मतलब साथियों प्रक्रिया भी होता है, समझ लीजिएगा इसको। और ये आपका हरियाणा के टेट में आया हुआ प्रश्न है 2019 में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है या प्रक्रमण है, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला तीसरा, चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी दिमागी खेल, बिल्कुल सही बात है ये भी। अगला, चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। भाषा और चिंतन दोनों संबंधित है साथियों। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे निश्चित रूप से आपका उत्तर यहाँ पे होगा। अगला आपका प्रश्न है 23वां प्रश्न। उम्मीद है बहुत अच्छा टेस्ट आप लोगों को लग रहा होगा। लाइक कीजिएगा अभी के अभी, अगर अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर सब नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। एक, आत्म केंद्रितता। 2, सजीवतावाद। और 3 है यथार्थवाद। और 4 है व्यक्तिकवाद। तो देखिए साथियों, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और एच टेट में, हरियाणा के टेट में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। तो देखिए साथियों, बालक द्वारा चिंतन जो है वो 3 चीज़ों के द्वारा प्रदर्शित होता है, उनको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ है आत्म केंद्रितता, इससे भी प्रदर्शित होता है बालक की चिंतन। ठीक है, बालक का चिंतन। दूसरा, सजीवतावाद है, इससे भी बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है। और यथार्थवाद, इससे भी बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक हैं। जिससे बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता वो है व्यक्तिकवाद। व्यक्तिकवाद क्या है साथियों? व्यक्तिकवाद एक नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता पर बल देता है। ये चिंतन से संबंधित नहीं है, ये एक आपका राजनीतिक भी मान सकते हो, सामाजिक भी मान सकते हो, एक नैतिक भी मान सकते हो। ये क्या है, एक मतलब इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ है। और स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर व्यक्तिकवाद जो वो बल देता है। तो एक दर्शन है, राजनीतिक भी मान सकते हैं, राजनीतिक दर्शन भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति का निजी भी हो सकता है, तो नैतिक भी मान सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये चिंतन से संबंधित आपका नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं 24वां आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन या वैज्ञानिक चिंतन, या 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। देखिए अनुसंधान के अंतर्गत अगर देखें अपन, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका, उसमें अनुसंधान से संबंधित अगर पूछा है तो वैज्ञानिक चिंतन अपन लगा सकते हैं साथियों। लेकिन इसमें उत्तर जो वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, ये उपरोक्त सभी ही माना गया है। अब क्यों माना गया बताना चाहूँगा कि देखिए, चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन तथा वैज्ञानिक चिंतन जो वो तीनों करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, किसी एक प्रकार से अनुसंधान अपन कर रहे हैं तो परंपरागत चीज़ों को भी अपन देखते हैं कि पहले पूर्व परंपराओं में क्या चीज़ें चलती थी, है ना। तो परंपरागत चिंतन वहाँ पे किया गया, फिर सभी चीज़ों को केंद्र में लाते हैं कि अभी क्या है, पहले क्या थी, है ना, सेट करते हैं उनको बिल्कुल सही। तो विकेंद्रित चिंतन भी होगा और वैज्ञानिक चिंतन बिल्कुल निश्चित रूप से अनुसंधान में होगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो वो इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1, ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता। 2, यथेष्ट अभिप्रेरणा। 3, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन। और 4, कम बुद्धि व ज्ञान। तो साथियों, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में जो कथन गलत है या असत्य है वो कौन सा है? कम बुद्धि व ज्ञान। यहाँ पे ये आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन
अनिवार्य रूप से है एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, निश्चित तौर पे बता चुका हूँ। इसमें पहले प्रश्न ये आ चुका है, ये भी आपके एमपी फर्स्ट ग्रेड, एमपी मध्य प्रदेश के फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न कि चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द को, भाषा व विचार को, बिंब प्रतिबिंब जो भी है, प्रतीक, सबको किया जाता है। निश्चित रूप से उपयुक्त सभी यहाँ पे उत्तर होगा। सब चीज़ें जो वो आपके चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। 28वां प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये रीट 2016 में आया हुआ प्रश्न। देखिए इतना ईजी प्रश्न भी जो है वो आ जाता है, ईजी भी आ जाता है, हार्ड भी आ जाता है। तो आप लोगों को पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो वो निश्चित रूप से करने हैं। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है राजस्थान की रीट में, ठीक है। अब साथियों मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे अपन ने ये प्रश्न किया था एक, देखिए चिंतन एक अनिवार्य रूप से घटक है, एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पर भी, बस थोड़ी सी भाषा को घुमा दी है, तो प्रश्न यही आएंगे घुमा फिरा के, है ना। इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर कीजिए, सबसे बेहतरीन है। अगला है 29वां प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो वह परम मस्तिष्क वलकुट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा परम मस्तिष्क वलकुट या परम मस्तिष्क, जिसको अपन सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, सेरेब्रम बोल सकते हैं। तो सेरेब्रम जो है, परम मस्तिष्क जो है, जो कि एक मस्तिष्क का भाग है, वो जिम्मेदार आपका चिंतन के लिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। विज्ञान में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, और साइकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है साथियों, बताइएगा। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र है वो परम मस्तिष्क होगा, क्योंकि चिंतन कहाँ से होता है? परम मस्तिष्क से होता है। तो निश्चित रूप से बुद्धि का केंद्र भी कौन होगा? परम मस्तिष्क होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, दोनों के दोनों प्रश्न एमपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं, एक ही एग्जाम में है, एक तो लेवल 1 में आया, एक लेवल 2 में आया, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों प्रश्न जो है एक दूसरे से जुड़कर ही आते हैं निश्चित तौर पे। उम्मीद है 30 प्रश्नों में से आपके 25 प्लस प्रश्न निश्चित रूप से सही हुए होंगे। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपको टेस्ट कैसा लगा यह भी बताइएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरा टेस्ट दिया कीजिए। अगर पूरा टेस्ट नहीं दोगे तो साथियों पूरा फ़ायदा इसका नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। और ये प्रश्न साथियों आपकी सफलता के आधार होंगे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के मेरे द्वारा किसी प्रकार के बना के आपकी तरफ नहीं फेंके गए हैं प्रश्न, सारे के सारे पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए जो पढ़ा है अपन ने उसी में से प्रश्न आए हुए हैं निश्चित तौर पे, है ना। तो साथियों पढ़ाया गया मैटर शानदार है। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो से बना लिए तब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाए हैं और आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।